हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा डीएसए प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन कोर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्यू। तो अभी तक के हमने जावा डीएसए विद इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने कई सारे एडवांस टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। अगर आपने ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा। उन सभी टॉपिक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम इम्प्लीमेंटेशंस परफॉर्म करेंगे क्यू पर, बट एरेज को यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्लीमेंटेशन क्यू यूजिंग एरे, मतलब हमें क्यू बनानी है बट एरे को यूज करके बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हमें एक क्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो हमें क्यू क्रिएट कर लेते हैं। अब वहाँ पर हमने क्यू में यहाँ पर इसे ओपन रख रहे थे, क्योंकि हम जितना भी डाटा इसमें ऐड करना चाहते थे हम ऐड कर सकते थे, भले 1 2 या जितना भी हम ऐड करना चाहते थे। बट एरे का साइज हमेशा फिक्स्ड होता है, एरे का साइज हमेशा फिक्स्ड होता है। तो आपको पहले से साइज बताना पड़ेगा आपकी कोड एडिटर को कि आपका साइज क्या है एरे का। अगर आपने 5 दिया तो 5 से ज़्यादा वैल्यू आप नहीं पुट कर सकते, 5 से कम एक बार पुट कर सकते, बाकी जगह खाली रह जाएगी, बट इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए हम इसे ओपन नहीं रख सकते, हमें इसे क्लोज रखना पड़ेगा। और इसका साइज हमने 5 दिया है तो हम 5 कॉलम्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें इसमें डाटा पुट करना है, तो अब डाटा हम इंटीजर फॉर्म में पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम डाटा ऐड करना चाहते हैं 1 2 3 4 और 5, और ये सारा इंटीजर टाइप का डाटा है, करेक्ट। अब यहाँ पर हम क्यू बना रहे हैं एरे को यूज़ करके, तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब पॉइंटर्स क्या होंगे? पॉइंटर एक फ्रंट होगा और दूसरा पॉइंटर होगा रेयर। फ्रंट और रेयर का काम होगा कि हमारे कोड एडिटर को बताएगा कि हमारा एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। फ्रंट का काम होगा स्टार्टिंग बताना कि कहाँ से हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है, और रेयर का काम होगा कि वो बताएगा हमारे कोड एडिटर को कि कहाँ पर हमारा एरे एंड हो रहा है, करेक्ट। तो हम अगर इस डाटा को हमारे इसमें पुट करना चाहते हैं हमारे क्यू में, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे 1 को हमें इसे पुट करना है, ठीक है। तो उससे भी पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी फ़िलहाल में हमारा एरे क्या है, पूरी तरीके से खाली है। तो फ्रंट और रेयर कहाँ होगा? फ्रंट यहाँ पर होगा और रेयर भी यहाँ पर होगा, और इनकी वैल्यू होगी -1। अब ये बात याद रखना बाद में, क्योंकि हम जब इसका कोड बनाएंगे तो इसकी ज़रूरत होगी कि जब भी फ्रंट और रेयर की वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू सेम है, एफ बी और आर बी दोनों -1 है, ठीक है। तो उस टाइम पर हमारा कोड एडिटर को बताना है कि हमारा एरे एम्प्टी है पूरी तरीके से, कुछ भी डाटा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू -1 है, करेक्ट। अब यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि फ्रंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट और रेयर का मतलब होता है एंडिंग पॉइंट। तो अगर हमें इससे 1 को ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है, हमारे एरे में, तो हमने 1 यहाँ पर ऐड कर दिया। देखो बाकी सारी जगह खाली है, सिर्फ 1 को ऐड करा है। तो अब ये जो रेयर होगा ना, ये यहाँ से हट के आ जाएगा यहाँ पर, और एफ बी यहाँ से हट के आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा एरे का स्टार्टिंग भी यही है और एंडिंग भी यही है। तो अब एफ और आर की वैल्यू क्या हो गई? अगर हम इंडेक्स वैल्यू में फाइंड करें तो एफ और आर की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है। एफ और आर की वैल्यू 0, क्योंकि हमारा एरे का इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 0 होगा इंडेक्सिंग, ये होगी 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4, करेक्ट। और अगर हम इसका साइज़ बताएं कि इस एरे का साइज़ क्या रहेगा जब हम इस सारे वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे, तो एरे का साइज़ रहेगा हमारा साइज़ -1। अगर हम इसका साइज़ बता रहे हैं 1 2 3 4 5, अगर हम यहाँ पर 5 डाटा पुट कर रहे हैं तो हमारा साइज़ है 5। और हमारे इंडेक्सिंग का साइज़ क्या होगा, मतलब जब हम लूप चलाएंगे तब होगा साइज़ -1। 5 -1 इक्वल्स टू 4, मतलब लास्ट वाले का हमारा इंडेक्सिंग होगा 4, साइज़ -1 इक्वल्स टू 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हम लूप जब लगाएंगे तब इस काम होगा, इसलिए अभी से बता रही हूँ आपको। तो अब अगर हम नेक्स्ट डाटा हमारा पुट करना चाहते हैं हमारे एरे में, जो कि है 2, तो हम 2 को यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखो आर का जो पहले इंडेक्स नंबर 0 था, अब आर की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा आर का बाय 1। ये भी हमें आर कोड में काम आएगा जब हम कोड बनाएंगे, ठीक है। तो अब आर यहाँ से हटके आ जाएगा यहाँ पर। पहले आर की वैल्यू क्या थी? 0, स्टार्टिंग में क्या थी? -1, जब एम्प्टी था पूरी तरीके से हमारा एरे। फिर एफ भी बढ़ गया, आर भी बढ़ गया, ठीक है। अब जितनी जब एफ 0 पे आ जाएगा ना, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, एक वैल्यू ऐड हो गई है, तो मतलब एफ को पता चल गया कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब एफ को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एफ का तो मतलब ही होता है, फ्रंट का मतलब ही स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो यहीं पर रहेगा, इससे ज़्यादा और कहीं पर भी नहीं जाएगा, हमेशा यहीं रहेगा,
करेक्ट। बट आर को हम इंक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे हम हमारा डाटा को ऐड करते जा रहे हैं हमारे एरे में। मतलब हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है यहाँ से एफ से 0th इंडेक्स से और एंड हो रहा है आर पर, मतलब 1 इंडेक्स पर। अगर हम 3 को भी ऐड करना चाहते हैं तो 3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो आर यहाँ से हटके अब आर हो जाएगा यहाँ पर और हमारा 3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और भी अगर आप डाटा ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और आर एक एक करके इंक्रीज होता जाएगा। और अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन की कि हमें जब भी कोई सी वैल्यू ऐड करनी है हमारे एरे में तो हमें फ्रंट से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, रेयर से सबसे ज़्यादा मतलब है। क्यों? क्योंकि जब भी हम इसमें ऐड करना चाहते हैं हमारे एरे में डाटा, तब हमें रेयर की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि रेयर की वैल्यू है क्या अभी फ़िलहाल में, कहीं इसकी रेयर की वैल्यू साइज -1 तो नहीं है, मतलब लास्ट इंडेक्स पे तो नहीं है आर। तो अगर लास्ट इंडेक्स पे है तो मतलब हमारा एरे पूरी तरीके से फुल हो चुका है। और मैंने आपको बताया है कि एरे का साइज़ हमेशा फिक्स्ड होता है, तो अगर ये एरे फुल हो चुका है तो आप और डाटा नहीं ऐड कर सकते हो। तो हमारा जब भी हम ऐड कर रहे हैं वो सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है रेयर पे। अगर रेयर की वैल्यू -1 है तो मतलब हमारा एरे पूरी तरीके से खाली है, कुछ भी प्रेजेंट है ही नहीं हमारे एरे में। तो इसलिए बिफोर एडिंग अ नंबर, ऐड करने से पहले आपको रेयर की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। कोड में भी ये लिखना पड़ेगा कि रेयर की वैल्यू अभी फ़िलहाल में है क्या। और जब भी वैल्यू ऐड करो रेयर की वैल्यू साथ साथ इंक्रीज करते जाना। जैसे हमने अगर यहाँ पर हमें 4 भी ऐड करना है तो हमने 4 ऐड कर दिया, आर इंक्रीज होकर हो गया यहाँ पर, मतलब 3rd इंडेक्स पर आ गया। अगर हमें 5 भी ऐड करना है तो 5 यहाँ पर, अब आर हट के यहाँ पर आ गया, मतलब साइज -1 पर आ गया, लास्ट वाले इंडेक्स पे आ गया। तो अब हमारा एरे पूरी तरीके से फुल हो चुका है। अगर हमें यहाँ पर 6 डाटा ऐड करना है तो नहीं कर सकते। अगर ये सिर्फ प्लेन हमारा सिंपल क्यू होता तो हम जितना डाटा चाहे ऐड कर सकते थे, बट ये एरे है तो साइज फिक्स्ड है, इसलिए हम और डाटा ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए हमने हमारा फर्स्ट ऑपरेशन तो देख लिया कि ऐड ऑपरेशन कैसे करना है हमारे एरे में क्यू को यूज़ करके। अब देखिए हमारा सेकंड ऑपरेशन होगा रिमूव करने का। ठीक है, तो अब रिमूव कैसे करना है, हम सबसे पहले हमारा एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट करी थी, यही वाली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 1 2 3 4 5। एफ का क्या मतलब होता है, जहाँ से हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है। आर का क्या मतलब होता है, ये मतलब फ्रंट है। और आर मतलब रेयर, वो क्या है, जहाँ पर हमारा एंड हो रहा है एरे, वही हमारा रेयर है। अब अगर हमें इसमें से रिमूव करना है एलिमेंट को तो हम बीच में से कहीं से भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। क्यू का सिंपल सा मतलब यही होता है कि आपको रिमूव तो स्टार्ट से ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्यू यूज़ होता है, क्यू वर्क करता है फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे पहले आए उसी को आपको सबसे पहले बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसकी बारी आएगी, फिर इसकी। करेक्ट। तो हमें सबसे पहले बाहर निकालना पड़ेगा 1 को, तो 1 को हम बाहर निकालें, उससे तो बेटर है कि हम एफ को इंक्रीज कर दें। देखो एक और बार फिर से बता देती हूँ, अगर आपको 1 को बाहर निकालना है तो इसके लिए एक लंबा चौड़ा सा कोड लिखो कि आप 1 को बाहर निकालो। करेक्ट। तो उससे तो बेटर है कि एफ को इंक्रीज कर दो। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि फ्रंट का मतलब होता है कि कोड एडिटर समझेगा जहाँ पर भी फ्रंट प्रेजेंट है। अगर फ्रंट यहाँ पर भी प्रेजेंट है ना तो कोड एडिटर ये मानेगा कि हमारा एरे यहीं से स्टार्ट हो रहा है। और रेयर जहाँ पर भी प्रेजेंट है हमारा कोड एडिटर मानेगा कि हमारा एरे वहाँ पर एंड हो रहा है। तो अगर हम एफ को, फ्रंट को यहाँ से हटाकर फ्रंट को हम यहाँ पर रख दें तो हमारा कोड एडिटर मानेगा कि एरे हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है 5 तक, मतलब 1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमारा एरे सिर्फ इतना है, 1 एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमारा काम तो इजी हो गया ना, हमें तो किसी को रिमूव ही नहीं करना पड़ा, बस एफ़ की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ कर दी। जब एफ़ की वैल्यू 0th इंडेक्स पे थी हमने 1 से इंक्रीज़ करके कर दी एफ़ की वैल्यू इंडेक्स 1 पर। करेक्ट, हमारा काम हो गया आसान। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा ये बात। हम इसे कोड एडिटर पे भी लिखेंगे, कोड भी बनाएंगे। अब हमारा थर्ड वाला ऑपरेशन देख लेते एक बार, पीक। करेक्ट, ऐड देख लिया, रिमूव देख लिया, पीक। पीक का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी फ्रंट पर वैल्यू प्रेजेंट है, टॉप पर वैल्यू प्रेजेंट है, उसे आप प्रिंट करा दो। हमें ना इसे ऐड करना है ना रिमूव करना है। तो फ्रंट कहाँ पर होता है, एफ, एफ का मतलब भी फ्रंट होता है, स्टार्टिंग वाली फर्स्ट वाली वैल्यू। तो पी का मतलब है सीधे सीधे आप एफ की जो भी वैल्यू है आप उसे प्रिंट करा दो, तो हमारा पीक का काम आसान हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया है। अभी फ़िलहाल जब हमने एफ को यहाँ से हटाकर यहाँ पर रख दिया तो फ्रंट क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब हमारा एरे स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है 2 से। तो हमारे क्यू का सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 2, और क्यू फीफो पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहला एलिमेंट ही क्यू 2 है।
तो हम इसे ही प्रिंट करा देंगे, तो हमारा पीक का आंसर हो जाएगा 2। आई होप समझ आ गया आपको। अब हम इसका, तो चलिए अब हम इसका कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्लास क्रिएट करी है जो कि पब्लिक क्लास, क्यू क्लास यहाँ नाम दे रही हूँ, आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर ये import java.util.star लिख देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपलसरी है लिखना। ये सभी पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेगा ताकि जब हम इसे यूज़ करेंगे एरर नहीं बताएगा। ये हमने स्टैक में बहुत अच्छे समझ लिया था। अब यहाँ पर मेन फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया है। इसमें हम जब भी यहाँ पर फंक्शंस क्रिएट करेंगे ना, उससे हम कॉल यहाँ से मेन फंक्शन से लगाएंगे। अभी हमने क्रिएट नहीं करा है, अभी हम करेंगे। तो उसके लिए क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्लास क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक क्लास, इसका नाम क्यू एरे दे देते हैं। चलिए ए ही लिख देते हैं शॉर्ट में, क्यू एरे हमने यहाँ पर नाम दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें सभी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी जिन जिन की हमें यहाँ पर जरूरत है। कौन कौन सी चीजों की जरूरत है? एक तो इसको देख के घबराना मत, ये सिर्फ लिखा हुआ है मैंने कमेंट आउट करके, ताकि आपको समझ आ जाए किन किन चीजों की हमें जरूरत है। कौन कौन सी चीजों की जरूरत है? एक तो फ्रंट पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी ताकि वो बता दे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक रेयर की ताकि वो एंड पॉइंट बता दे, ठीक है। उसके बाद एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट पॉइंटर क्रिएट करते हैं। फ्रंट पॉइंटर क्रिएट करने के लिए हम इसे इन टाइप का बता रहे हैं, क्योंकि फ्रंट मेंशन करता है इंडेक्स नंबर को। इंडेक्स नंबर होता है नंबर टाइप का, मतलब इंटीजर टाइप का, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। और इससे इनिशियलाइज हम स्टार्टिंग में -1 से कर रहे हैं। -1 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब एरे में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा इनिशियली, तब इसकी वैल्यू -1 रहेगी, क्योंकि कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, एम्प्टी है। और इसको हम स्टैटिक टाइप का रख देते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर भी स्टैटिक ही रखेंगे इसलिए, करेक्ट। इसके बाद हम यहाँ पर इंट रेयर आर ही कर देते हैं, क्योंकि हम एफ ले रहे हैं तो इसको आर ले लेते हैं, इक्वल्स टू -1। ये भी -1 रहेगा इनिशियली, क्योंकि आर एंड पॉइंट को बताता है। अब अभी फिलहाल तो खाली है, तो एफ स्टार्टिंग भी वही और एंडिंग भी वही -1, इसलिए। और इसको भी स्टैटिक टाइप का ही रख देते हैं हम। उसके बाद हमें एक एरे बनाना होगा, करेक्ट। तो अब एरे बनाने के लिए हमें यहाँ पर स्टैटिक ही रखेंगे, इसे भी इंट, उसके बाद ARR। हम एरे वाले वीडियो में भी हमने ऐसे ही एरे क्रिएट करना सीखा था। आई होप आपको याद होगा, अगर आप ये वाला कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो। नहीं कर रहे हैं तो आपको सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर इसका साइज भी बताया है कि हमारा एरे का साइज 10 रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 10 एलिमेंट से ज्यादा आप इसमें पुट नहीं कर सकते, इससे कम कर सकते हैं बट ज्यादा नहीं, करेक्ट। अब यहाँ पर हमें मैक्सिमम साइज इसका बता देंगे, ज्यादा से ज्यादा वैसे हमने यहाँ पर बता दिया, बट हम यहाँ पे भी एक साइज वाला वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हमें जब बाद में हम फंक्शंस में इसे यूज करेंगे ना, तो बताने में आसानी रहेगी उससे। तो चलिए हमने ये भी लिख दिया यहाँ पर कि मैक्सिमम साइज इसका 10 रहेगा। अब ये वाला तो हमारा सारा काम हो गया, हमने ये सब क्रिएट भी कर लिया। इसके बाद हमें यहाँ पर फंक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शंस क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहला फंक्शन हम क्रिएट करेंगे एम्प्टी चेक करने के लिए कि अभी फिलहाल हमारा एरे कहीं एम्प्टी तो नहीं। अगर एम्प्टी है तो आप ऐड तो कर सकते हो, बट आप रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है ना, तो आप रिमूव कैसे करोगे। तो इसलिए हम चेक करने के लिए फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर हम लिखते हैं पब्लिक उसके बाद स्टैटिक। इसका टाइप हम बूलियन रखेंगे ताकि ट्रू और फॉल्स में आंसर दे सके और चेक कर सके, बूलियन। और इसका नाम है इज एम्प्टी। अरे बूलियन पूरा नहीं लिया क्या इसने, हो गया। अब इसके बाद ब्रैकेट और ये, अब इसके बाद हमें यहाँ पर रिटर्न करना होगा। रिटर्न क्या करना होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर इज एम्प्टी है, मतलब अगर हमारा एरे पूरी तरीके से खाली है, तो काम करो आप आर को, मतलब रेयर को, रेयर इक्वल्स टू -1 होगा, रिटर्न कर दो कि आर की वैल्यू -1 है अगर हमारा एरे पूरी तरीके से खाली है। तो इससे इसको समझ आ जाएगा कोड एडिटर को कि अगर आर की वैल्यू जब भी -1 है तो मतलब हमारा एरे एम्प्टी है। और अगर पूछेगा कि एम्प्टी है तो वो चेक कर लेगा कि आर की वैल्यू -1 है कि नहीं है, करेक्ट। तो ये वाला हमारा काम भी हो गया। इसके बाद हमें नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्रिएट करना है, जो कि ऐड के लिए क्रिएट करना है। तो ऐड के लिए यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर का मटेरियल मैं आपको इसलिए पेन एंड पेपर पे बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि बैकएंड में ये कोड कैसे काम करेगा।
हम पब्लिक वॉइड टाइप का दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से इससे रिटर्न कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है, इसलिए वॉइड टाइप का दे रहे हैं। ये भी हमने फंक्शंस में समझा, बट एक बार शॉर्ट में मैं फिर से बता दूंगी, तो इसलिए डोंट वरी। इसके अंदर हमें ऐड करना है तो ऑब्वियसली वैल्यू देनी पड़ेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर इंट वैल्यू देंगे और इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। ये कोड मैं आपको पेन एंड पेपर बताऊंगी, इसके पहले हम सारे फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं एक बार, फिर इसके अंदर का आपको बैकएंड के लिए। उसके बाद हमें रिमूव के लिए क्रिएट करना है, तो रिमूव इन टाइप का होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें रिटर्न करनी होगी वैल्यू, इसलिए इन टाइप का रख रहे हैं। नाम इसे हम रिमूव दे देते हैं और यहाँ पे हमें इनपुट देने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने ब्रैकेट खाली रखा है। करेक्ट। इसके बाद हमें पीक करने के लिए फंक्शन लिखना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर कोड लिखेंगे जो कि होगा पब्लिक इंट और पीक। यहाँ पर भी हमें सिर्फ वैल्यू को देखना है कि जो भी फ्रंट पर वैल्यू प्रेजेंट है उसको आप प्रिंट करा दो, ना ऐड करना ना रिमूव करना, इसलिए हम ब्रैकेट में कुछ भी नहीं दे रहे हैं। इसका भी अंदर का मटेरियल हम उसमें देखेंगे। एक बार डिस्प्ले के लिए भी हम यहाँ पर फंक्शन लिख लेते हैं। डिस्प्ले का काम होगा कि जो भी हमारा एरे क्यू क्रिएट हुआ है उसे प्रिंट कराएगा, वो सिर्फ प्रिंट कराने का काम रहेगा उसका, और वो हर टाइम प्रिंट कराएगा जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। भले रिमूव के पहले भी प्रिंट कराएगा, फिर रिमूव के बाद अगर हमने फिर से कॉल कर दिया तो तब भी वो प्रिंट कराएगा। इसलिए पब्लिक ये वॉइड टाइप का होगा और इसका नाम हम डिस्प्ले दे रहे हैं। ये भी हमारा पूरा क्रिएट हो गया। तो पहले ऐड का कोड बनाएंगे कि हमें एलिमेंट को ऐड करना है, तो इसके लिए हमारी सबसे फर्स्ट कंडीशन होगी कोड में, और वो ये होगी कि अगर रेयर का वैल्यू साइज -1 तक पहुंच गया है तो साइज -1 मीन्स लास्ट इंडेक्स। अगर रेयर यहाँ पर लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया है तो इसका मतलब है कि हमने अभी तक के बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं और हम अभी फ़िलहाल में लास्ट इंडेक्स पर है, हमारा एरे पूरी तरीके से भर चुका है, तो अब और कोई भी जगह बाकी नहीं है कि आप नया एलिमेंट को ऐड कर सको। तो आप प्रिंट करा दो कि हमारा साइज़ फुल है, ठीक है, कोई एम्प्टी प्लेस है ही नहीं। तो अगर r की वैल्यू इक्वल्स टू साइज -1 हो जाती है लास्ट इंडेक्स पे, तो system.out.println यहाँ पर आप प्रिंट करा दो q इज़ फुल। करेक्ट। और यहाँ से आप रिटर्न कर जाओ। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एल्स पार्ट में यहाँ पर आएगा, मतलब कोई ना कोई जगह प्रेजेंट है तो हम ऐड कर सकते हैं एलिमेंट को। तो ऐड करने के लिए हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि हम 4 यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो r अभी फ़िलहाल में यहाँ पर है 3 के प्लेस पे, तो आप एक काम करो r को ++ कर दो, यहाँ पर ले आओ। तो r को ++ कर दिया हमने। उसके बाद आप एक काम करो, हम तो r तो अभी फ़िलहाल में यहाँ पर आ गया, अब हम जो वैल्यू यहाँ पर पुट करना चाहते हैं ना उसको r की प्लेस पे आप पुट कर दो जहाँ पर अब फ़िलहाल r आ चुका है। करेक्ट। तो आप वैल्यू को, जो भी वैल्यू को आप ऐड करना चाहते हो उसको ARR ऑफ R वाली प्लेस पे पुट कर दो। तो ये भी हमने कोड में लिख दिया। तो चलिए भाई ये भी हमारा काम हो गया। अब ये वाला तो पूरा काम हो गया तब जब थोड़ी बहुत वैल्यू हमारे एरे में प्रेजेंट थी बट जगह भी बाकी थी, तब ये वाला काम हो गया। बट अगर कभी ऐसी वाली सिचुएशन आई कि जहाँ पर हमारा एरे पूरी तरीके से खाली हुआ, तो मतलब कोई सी वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है, F और R दोनों ही -1 पर प्रेजेंट है, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, तब तो हम जो भी वैल्यू ऐड करेंगे वो सबसे पहली जगह पर ऐड होगी, क्योंकि और कोई सी तो वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है ना। तो हमें F को भी 1+ करना पड़ेगा, मतलब F को भी 0 पे लाना पड़ेगा। देखिए जब यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं था तो F और R कहाँ पर था, -1 पे था। तो जब हमने 1 को ऐड करा यहाँ पर सबसे फर्स्ट वैल्यू को, तो हमने R को तो ++ करा, F को भी ++ करना पड़ा। उसके बाद में फिर हमने F को हाथ भी नहीं लगाया, बट शुरुआत में तो हमें F को भी ++ करना पड़ा था यहाँ पर। तो उसके लिए हम यहाँ पर कोड लिखेंगे इफ़ कंडीशन कि अगर F की वैल्यू अभी फ़िलहाल में -1 है, मतलब पूरी तरीके से अभी एरे खाली है, और हम अब जो वैल्यू ऐड कर रहे हो फर्स्ट वैल्यू है, तो फिर एक काम करो, F को आप 0th इंडेक्स पे ले आओ, 0th इंडेक्स पे ले आओ। करेक्ट। बस हमारा कोड ये वाला हो चुका है। ये सिर्फ तब काम करेगा जब फर्स्ट वाली वैल्यू के लिए। अब हम कोड लिखेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे रिमूव के लिए। तो रिमूव के लिए हमारी सबसे फर्स्ट कंडीशन बनेगी कि अगर हमारा एरे पूरी तरीके से एम्प्टी हुआ, तो मतलब पूरी तरीके से खाली हुआ, तो ये एम्प्टी वाला फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं जो हमने कोड एडिटर पे बनाया था। करेक्ट। तो वो चेक कर लेगा कि R की वैल्यू -1 है या नहीं है। तो अगर हमारा पूरा तरीके से एरे खाली हुआ तो आप तो कुछ रिमूव ही नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में तो आप एक काम करो कि प्रिंट करा दो system.out.println कि हमारा क्यू पूरी तरीके से खाली है, क्यू इज़ एम्प्टी। आप कुछ भी नहीं कर सकते। करेक्ट। और यहाँ से आप रिटर्न कर दो
-1। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में होगा, मतलब कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो अब देखिए रिमूव करने के लिए जो हम यहाँ पर कोड लिखेंगे, रिमूव हमेशा फर्स्ट एलिमेंट होता है क्यू में से, और फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट वाला। तो मतलब एफ की वैल्यू जो भी होगी वही फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो आप उसे ही रिमूव करेंगे। तो उसे प्रिंट भी कराने के लिए हमें बताना पड़ेगा हमारे कोऑर्डिनेटर की ये एफ है और इसे आप प्रिंट करा दो, ताकि हमें इसे समझ आ जाए अच्छे से कि हमने कौन से वाले एलिमेंट को रिमूव करा है। आपको जब वो टर्मिनल में मैं रन करके बताऊंगी ना कोड, तब आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि कौन सा एलिमेंट हमारा रिमूव हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ए आर ऑफ एफ से हमें मतलब है, उसे हम इस प्लेस पर स्टोर कर लेते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। रिमूव आइटम में स्टोर कर लिया हमने इस वाले को, एफ वाले को, क्योंकि यही फर्स्ट एलिमेंट है और इसे ही हमें रिमूव करना है। अब देखिए यहाँ पर ना दो कंडीशंस बनेगी। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन बनेगी, अगर हमारे एरे में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ वन ही प्रेजेंट है यहाँ पर और कुछ प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पर, तो जब हम इसे रिमूव करेंगे तो देखिए जब सिर्फ वन प्रेजेंट है तो एफ भी यहीं रहेगा, आर भी यहीं रहेगा, मतलब एफ इज इक्वल्स टू आर, एफ और आर की वैल्यू सेम है। तो अगर जब एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो हमने इसी को रिमूव कर दिया, तो अब क्या हो गया, अब तो हमारा एरे पूरी तरह से खाली हो गया। तो हमें एफ और आर को फिर वापस से वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी ना, रीसेट करना पड़ेगा। तो जब ये पूरे तरीके से यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो f कहाँ पर पहुँच जाएगा -1 पे, और r भी कहाँ पर पहुँच जाएगा -1 पे। तो ये हमें यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में लिखना होगा। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर f इज इक्वल्स टू r, f और r की वैल्यू अगर बराबर है तो मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है और हम उससे ही रिमूव कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप एक काम करो, f को भी रीसेट कर दो, मतलब -1 वैल्यू कर दो, और r को भी रीसेट कर दो, मतलब इसकी भी वैल्यू -1 कर दो। करेक्ट। तो इसके लिए हमने कोड पूरा लिख लिया है। और नेक्स्ट कंडीशन हमारी एल्स वाले पार्ट में ये बनेगी, फर्स्ट वाले को तो लिख लिया कि हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, एल्स में मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो फिर तो अच्छा है, हम सिर्फ f को प्लस प्लस कर देते हैं, हमारा तो काम एक बार में ही हो गया। करेक्ट, f को हमने प्लस प्लस कर दिया, बस हमारा काम हो गया। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अगर हमें 1 को रिमूव करना है तो f यहाँ पर है फर्स्ट वाले इंडेक्स पे, f को प्लस प्लस कर दो, f को यहाँ पर लिया। तो अब कोऑर्डिनेटर ने ये माना कि जहाँ पर f रहता है वहीं से हमारा एरे स्टार्ट करता है, तो उसने तो इसको देखा ही नहीं, इसे कुछ समझा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये चीज़। उसने समझ लिया 2 से ही हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा तो काम हो गया, उसने रिमूव कर दिया हमारी फर्स्ट वाली एलिमेंट को। करेक्ट। और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे हमारा रिमूव्ड एलिमेंट, ताकि हम इसे प्रिंट भी करा देंगे, हमें समझ आ जाए कि ये वाला एलिमेंट रिमूव हुआ है। ये रिमूव एलिमेंट ये वाला है जो यहाँ पर मैंने स्टोर करा था एफ वाली वैल्यू को। करेक्ट। तो अब हमारा नेक्स्ट वाला फंक्शन है पीक के लिए। पीक सबसे ईजी वाला है, इसके लिए हमें हमारी फर्स्ट कंडीशन लिखनी होगी, हमें चेक करना है कि हमारा एरे एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है तो वहाँ पर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर आप पीक कैसे करोगे, तो आप प्रिंट करा दो सिर्फ कि एम्प्टी है हमारा, क्यों ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लिख लेना अच्छे से, हम कोऑर्डिनेटर पे अच्छे से लिखेंगे, ये शॉर्ट में बता रही हूँ। उसके बाद आप यहाँ से रिटर्न कर दो -1। करेक्ट। और एल्स वाले पार्ट में यहाँ पर लिखेंगे, मतलब कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है। अगर कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है तो आप तो फ्रंट को बस रिटर्न कर दो यहाँ से, हमारा काम हो गया। पीक का मतलब ये होता है कि फर्स्ट वाले एलिमेंट को हमें प्रिंट कराना है, तो ये यहाँ से एफ को रिटर्न कर देगा, तो हमारा काम हो गया। बस इतना ही था पीक का कोड। अब नेक्स्ट कोड है हमारा डिस्प्ले का। डिस्प्ले हमें सिर्फ प्रिंट कराने का काम करता है, तो इसका भी कोड एक बार देख लेते हैं, फिर हम कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। तो हमारे डिस्प्ले का भी बहुत ईजी सा कोड है, बट एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर भी इस एम्प्टी का ये वाली कंडीशन पूरी सिंपल सेम की सेम लिखनी पड़ेगी। लिखना ये रहेगा कि इफ़ इज़ एम्प्टी, मतलब अगर हमारा एरे एम्प्टी है तो आप प्रिंट करा दो system.out.println कि हमारा क्यों, हमारा एरे पूरी तरह से खाली है, तो हमें डिस्प्ले कराने के लिए कोई डाटा है ही नहीं वहाँ पर। और एल्स पार्ट में हम लिखेंगे मतलब कुछ ना कुछ डाटा है, अगर डाटा है तो फिर आप फॉर लूप चला दो। फॉर लूप का काम क्या होगा, अगर हम इसका एग्जांपल लें तो फॉर लूप का काम होगा कि जहाँ पे एफ है, मतलब हमारा फर्स्ट वाला डाटा है, वहाँ से लेकर के जहाँ तक कि आर जा रहा है, मतलब लास्ट वाला है डाटा, वहाँ तक के आप सभी एलिमेंट को प्रिंट करा दो। तो फॉर लूप एफ से चलेगा और जाएगा आर तक के। अगर हम इसका एग्जांपल भी ले तो एफ कहाँ पर है 2, आर कहाँ पर है 5, तो एफ से लेकर के आर तक के आप सारे डाटा को प्रिंट करा दो। तो उसके लिए हमें यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगा रहे हैं, इसके अंदर इंट आई की वैल्यू जाएगी एफ से, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है, जाएगी कहाँ तक के, लेस देन इक्वल्स टू आर तक के, और आई प्लस प्लस, ताकि एक एक करके आगे इंडेक्स पर आप जाते जाओ और सभी को प्रिंट कराते जाओ। और यहाँ पे system.out.println
और एरे ऑफ आई को हम प्रिंट कराना चाहते हैं। और स्पेस सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे वहाँ पर। ये हमारा काम हो गया। और एक बार नेक्स्ट लाइन भी लिख देना ताकि थोड़ा सिस्टमेटिक अच्छे से दिख जाए। बस हमारा इतना था कोड। अब हम कोड एडिटर पे देखते हैं। तो हमें सबसे पहले ऐड वाले फंक्शन में के लिए कोड लिखना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी जो हमने पहले समझी थी। फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी कि अगर r की वैल्यू साइज -1 है, मतलब वो लास्ट इंडेक्स तक पहुंच चुका है, तो फिर आप एक काम करो, यहाँ पर आप प्रिंट करा दो q इज फुल, मतलब और जगह ही बाकी नहीं है। तो आप ऐड कैसे करोगे? और एल्स वाले पार्ट में आएगा कि मतलब कुछ ना कुछ जगह बाकी है। अगर जगह बाकी है तो फिर आप एक काम करो, पहले तो रेयर की वैल्यू को प्लस करो, ठीक है। उसके बाद जहां पर आप फिलहाल में करंटली रेयर जहां पर है, मतलब r जहां पर है, वहां पर आप हमारी वैल्यू को ऐड कर दो। करेक्ट। तो वैल्यू को हमने ऐड कर दी एरे ऑफ r के जगह पर। करेक्ट। और उसके बाद ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब एक और कंडीशन ये रहेगी कि अगर वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो मतलब पूरी तरीके से अगर स्टार्टिंग में एम्प्टी रहा तो हमारा एरे, तो वहां पर हम जो एलिमेंट प्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट करेंगे ना। तो उस कंडीशन में आपको एफ की भी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। एफ की वैल्यू शुरुआत में -1 होगी, आप अब एफ की वैल्यू को 0 बना दो, ठीक है। ये सिर्फ उस कंडीशन में काम करेगा जब पूरी तरीके से एरे खाली है और हम फर्स्ट वाले एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। अगर उसके बाद हम जितनी भी बार एलिमेंट ऐड करेंगे तब हमें एफ की वैल्यू को चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आर की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। चलिए ये भी हमने समझ लिया। इसके बाद हमें रिमूव के लिए कोड बनाना है, तो उसके लिए भी हमें कंडीशन लिखनी है। कंडीशन हमारी सबसे पहले ये कि अगर हमारा एरे पूरी तरह से खाली है, तो इज एम्प्टी है, तो मतलब आर की वैल्यू -1 है, तो फिर वहां पर कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो हम रिमूव कैसे करेंगे? तो फिर आप डायरेक्टली प्रिंट करा दो क्यू इज एम्प्टी, और हम रिमूव नहीं कर सकते हैं उसे। और उसके बाद आप रिटर्न कर दो यहाँ से -1, और एल्स पार्ट में इस येलो ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे कि मतलब कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। अगर रिमूव कर सकते हैं तो एफ की वैल्यू भी फिलहाल में जो भी है, क्योंकि क्यू फीफो पे वर्क करता है, हम फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रंट की वैल्यू, एफ की वैल्यू जो भी है अभी फिलहाल में एरे ऑफ एफ, तो आप उसे इस रिमूव्ड वाले आइटम में स्टोर कर लो, ताकि हम जब इसे रिटर्न करेंगे तो हम इसे प्रिंट भी करा सकेंगे। और उसके बाद आप एक काम करो, हमारी कंडीशन ये रहेगी, फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी कि मतलब अभी फिलहाल में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे एरे में, सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको 1 का एग्जांपल देके समझाया था, अगर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे एरे में, तो आप एक काम करो, उसे तो रिमूव कर दो, और अब f की वैल्यू को आप -1 बना दो, और r की भी वैल्यू को -1 बना दो। मतलब अब हमारा एरे पूरी तरह से खाली हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा उसमें। इसलिए यहाँ पर लिखा है f इज इक्वल टू r। f इज इक्वल टू r सिर्फ दो ही कंडीशन में होता है। पहली कंडीशन ये, जब एरे पूरी तरह से खाली है तो दोनों की वैल्यू -1 होगी। दूसरी कंडीशन, जब एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो f की भी वैल्यू 0 होगी और r की भी वैल्यू 0 होगी। तो ये -1 वाली कंडीशन तो हमने यहाँ पर लिख दी है, और ये उसके लिए चेक करने के लिए है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कंडीशन होगी जो कि एल्स पार्ट में, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट आप प्रेजेंट है तो आप एक काम करो, f की वैल्यू को प्लस कर दो। मतलब अब कोऑर्डिनेटर समझेगा कि जहां पर भी अब f हमने इंक्रीज करा है ना, वहीं से एरे स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले वाली वैल्यूज को वो काउंट ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ये मानेगा। तो हमारा ऑटोमेटिकली वो वाला एलिमेंट रिमूव हो चुका है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया है। और यहाँ से आप रिटर्न कर दो हमारे रिमूव्ड आइटम को, ठीक है भाई। हमारा इसका कोड भी पूरा हो गया। थोड़ा सा फास्ट से समझा रही हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको प्रीवियस स्टैक वाले वीडियो में बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, तो मुझे लगा कि आपको थोड़ा जल्दी समझने में इंटरेस्टेड हो आप। अगर आपको ऐसे धीरे धीरे समझना है कि टाइप करते हैं, तो वो भी आप कॉमेंट में लिख देना, तो मैं उस टाइप से समझा दूंगी। आप लिख दिया करा करो ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको कैसे समझने में अच्छा लगता है। तो देखिए अब हमारा पीक का कोड देखते हैं। तो पीक के कोड के लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारा एरे एम्प्टी है तो सेम कंडीशन ही लगानी जो मैंने यहाँ पर लगाई थी टॉप पर, कि अगर एम्प्टी है तो फिर तो हमें फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट नहीं करा सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर आप एक काम करो, प्रिंट करा दो क्यू इज एम्प्टी और रिटर्न कर दो -1। और एल्स पार्ट में मतलब कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, तो अगर प्रेजेंट है तो f की वैल्यू, एरे ऑफ f की वैल्यू जो भी है आप उसी को रिटर्न कर दो, प्रिंट करा दो। प्रिंट का काम हम मेन फंक्शन में एक बार देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। चलिए भाई, अब हम इसका काम भी हो गया। अब हम डिस्प्ले करा लेते हैं, मतलब प्रिंट करा लेते हैं। हमारा सारा काम हो गया, हम जो ऐड करना चाहते थे वो भी ऐड कर। इसको देख के घबराना मत, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो देखिए डिस्प्ले के लिए हम ऐड भी कर चुके हैं, जो हमें ऐड करना था, रिमूव भी कर चुके हैं जो हमें रिमूव करना था, जो हम पिक करना चाहते हैं वो भी हम कर देंगे। बस आप तो एक काम करो, प्रिंट करा के बता दो हमें कि टर्मिनल में हो क्या रहा है और हमने जो जो कोड लिखा है वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए हमें डिस्प्ले का हमने बना लिया है फंक्शन। यहाँ पर हम कोड लिख लेते हैं।
तो देखिए डिस्प्ले के कोड के लिए हमने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट कंडीशन कि अगर एम्प्टी है तो आप तो किसी को डिस्प्ले करा ही नहीं सकते, तो उस कंडीशन में आप लिख दो कि क्यू इज एम्प्टी। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है, तो आप एक काम करो, एफ से स्टार्ट करो हमारा लूप और आर तक जाने दो और सभी डाटा को प्रिंट करा दो। तो इसलिए आई की वैल्यू एफ से स्टार्ट हो रही है और जा रही है लेस देन इक्वल्स टू आर, करेक्ट। और आई प्लस प्लस, ये लेस देन इक्वल्स टू लिखा है इसलिए आर लिखा है, अगर सिर्फ लेस देन लिखोगे आप तो फिर आपको आर -1 लिखना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है एरे आई प्लस प्लस, उसके बाद आप प्रिंट करा दो एरे ऑफ आई को, करेक्ट। अब इसके बाद एलएन भी लिख देते हैं हम ताकि नेक्स्ट लाइन पर ये आ जाए। चलिए भाई, हमारा ये वाला पूरा कोड का काम हो चुका है। जब हमने इतना सारा पूरा कोड लिखा है, अभी इसे हमें मेन फंक्शन से कॉल करना पड़ेगा ताकि हमें आउटपुट सही देख सके। मेन फंक्शन से कॉल के लिए हमें एक बार इसका क्रिएट करना पड़ेगा क्यू के लिए। तो हमने क्यू का नाम क्या दिया था पहले, क्यू ए दिया था। क्लास का नाम क्या दिया था, इसी को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं क्यू ए, तो वही हम यहाँ पर नाम देंगे क्यू ए। इसका नाम होगा हमारा क्यू का Q1 इक्वल्स टू न्यू क्यू ए ब्रैकेट। तो चलिए ये भी हमारा पूरा काम हो गया। हमारी क्यू अब क्रिएट हो चुकी है, एरे हमारा क्रिएट हो चुका है। तो अब यहाँ पर फिलहाल में पूरी तरीके से एम्प्टी है, हमें ऐड करना पड़ेगा एलिमेंट्स। तो ऐड करने के लिए हमें ये वाला जो फंक्शन था ना, ऐड वाला फंक्शन, इतना पूरा कोड लिखा था, इसे हमें कॉल करना पड़ेगा ताकि ये पूरा काम करे और हमारे जो भी डाटा हम ऐड करना चाहते हैं उसे ऐड कर दें। कॉल कैसे किया जाता है, सबसे पहले हमारी क्यू का नाम लिखाएगा जो कि है Q1 डॉट ऐड। तो हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया है, ऐड करना चाहते हैं हम 1 को, तो अब हमारे क्यू में एरे में 1 ऐड हो चुका है, करेक्ट। मैं यहाँ पर एक बार ऐसे भी करके लिख देती हूँ कमेंट आउट करके, ताकि आपको समझ आता जाएगा कौन से स्टेप पे क्या हो रहा है। देखिए अब शुरुआत में सारा क्यू हमारा खाली था, अब 1 ऐड हो चुका है। अब हम ऐड करना चाहते हैं 2 को, तो अब हमारा 2 भी ऐड हो चुका है। ऐड करना चाहते हैं 3 को, तो 2-3 एलिमेंट्स हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 4-5 ही कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम 3, 4, 5, चलिए हमने 5 एलिमेंट्स अब ऐड कर दिए। अब हम स्टार्टिंग में एक बार डिस्प्ले भी कर देते हैं टर्मिनल पे, ताकि हमें समझ आ जाए कि स्टार्टिंग में क्या था हमारा एरे और बाद में क्या हो गया है हमारा एरे जब हमने रिमूव करा है। ये हमारा ऐड हो चुके एलिमेंट्स। तो यहाँ पर system.out.println, यहाँ पर हमारा क्यू शुरुआत में क्या है, ये सिर्फ लिखने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। क्यों नहीं लिखना हो तो डायरेक्ट यहाँ पर आप कॉल कर देना। और कॉल आप किसे करोगे, डिस्प्ले को कॉल करोगे, क्योंकि डिस्प्ले के लिए हमने कोड लिखा ही था। सॉरी, डिस्प्ले में डायरेक्टली लिखने लग गई, Q1 डॉट डिस्प्ले होगा ना, हाँ Q1 डॉट डिस्प्ले। आपको जब भी कॉल करना है तो ऐसे करना Q1 डॉट डिस्प्ले। अब ये सारा कुछ डिस्प्ले कर देगा यहाँ पर। अब मैं रन बाद में कराती हूँ, एक बार हम रिमूव के लिए भी तो कॉल कर लें। देखिए शुरुआत में 1 2 3 4 5 ऐड हो चुका है, अब हम रिमूव कर रहे हैं तो मतलब 1 रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे system.out.println। उसके बाद हम यहाँ पर रिमूव एलिमेंट, उसके बाद यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा के अब इसे कॉल कर देते हैं रिमूव वाले को, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट वाला 1 को रिमूव कर देगा यहाँ से। तो फिलहाल में हमारा एरे क्या हो चुका है, सॉरी एरे क्या हो चुका है 2 3 4 5, ये हमारा एरे है अभी फिलहाल में, ओके। अब यहाँ पर हम एक बार पीक को भी तो यूज कर ले ताकि आपको समझ आ जाए कि पीक में होता क्या है। तो पीक को भी हम कॉल कर देते हैं। तो पीक को कॉल लगाने के लिए फिर से system.out.println, ये पीक कौन से एलिमेंट को कर रहा है ये भी हम प्रिंट करा देते हैं, पीक एलिमेंट। इसके बाद प्लस का साइन, अब कॉल लगा दो पीक को Q1 डॉट पीक। तो ये जो भी f की वैल्यू होगी अभी फिलहाल में हमने क्या करा है 1 को रिमूव कर दिया, तो अब f की वैल्यू क्या बन चुकी है 2, तो ये 2 को प्रिंट कराएगा, पीक एलिमेंट लिखेगा और फिर 2 को प्रिंट करा देगा। उसके बाद हम फिर से एक और बार डिस्प्ले करा देते हैं। डिस्प्ले इसलिए क्योंकि अब हमें समझ आ जाए कि लास्ट में अब हमारा बचा क्या है, एरे, इसलिए। तो अब हम एंड रिजल्ट लिख देते हैं यहाँ पे, एंड रिजल्ट अब हमारा क्या बचा है। और फिर से हम इसे, अरे यार फिर से भूल जाती हूँ, डिस्प्ले के टाइम पे भी हमें Q1 लिखना होता है।
ये रहा, हम इसे रन करा देते हैं। जब इसे रन कराया तो हमारा सही आंसर आ गया है। देखिए सबसे पहले हमारा क्यू क्या था, जब ये रन करा हमारा कॉल लगता है हमारे मेन फंक्शन से। मैंने आपको फंक्शंस वाले में बताया था, मेन फंक्शन से कॉल लगता है सभी फंक्शंस को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से कोड रन करना स्टार्ट हुआ और इसने प्रिंट कराया क्यू। उसके बाद इसने डिस्प्ले कराया कि अभी स्टार्टिंग में जब हमने एलिमेंट्स ऐड करे तो अब हमारा क्यू क्या था 1 2 3 4 5। उसके बाद ये वाला रिमूव वाला फंक्शन कॉल हुआ, तो फिर हमने रिमूव करा के इसको फर्स्ट वाले एलिमेंट को, इसलिए जो 1 लिखा है ना, मैंने यहाँ पर स्पेस लिखना भूल गई मैं। अगर हम यहाँ पर स्पेस लिख देंगे तो ये स्पेस प्रिंट करा देगा। यहाँ से अगर हमने यहाँ पर स्पेस लिख दिया तो ये देखिए ऐसे करके स्पेस प्रिंट करा देगा। तो ये 1 वाले एलिमेंट को इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब हमने 1 वाले को रिमूव करा तब हमारा क्या बचा क्यू में 2 3 4 5, बस इतना ही बचा, 1 रिमूव हो गया। तो जब अब ये वाली लाइन जब रन करी और पीक वाला फंक्शन कॉल हुआ, ये देखिए जब मैंने स्पेस लिख दिया तो ये 1 वाला इसने दूर कर दिया। तो जब हमने 1 वाले को रिमूव कर दिया अब हमारे इसमें बचा है 2 3 4 5। जब 4 5 बचा तो अब हमारा f की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमारा 2 है। तो जब हमने पीक वाले को कॉल करा तब इसने पीक एलिमेंट 2 प्रिंट कराया, क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट 2 था। उसके बाद हमने फिर से इसे डिस्प्ले वाले को कॉल करा और हमने प्रिंट कराया कि अब हमारा एंड रिजल्ट क्या बचा है सब कुछ करने के बाद, फंक्शंस कॉल करने के बाद। तो अब हमारा एंड रिजल्ट बचा है 2 3 4 5। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इस वाले की, तो हमारा ऐड वाला जो ऑपरेशन है वहां पर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग O ऑफ 1। क्यों होगा बिग O ऑफ 1? क्योंकि ये कांस्टेंट टाइम ले रहा है, इसलिए क्योंकि हम एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर हम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। आर जहां पर भी होगा वहां पर हम ऐड करेंगे, आर को इंक्रीज कर देंगे और अब आर की वैल्यू जो भी होगी वहां पर हम ऐड करेंगे एक स्पेसिफिक इंडेक्स के लिए, इसलिए कांस्टेंट टाइम लेगा बिग O ऑफ 1। अगर हम रिमूव की बात करें तो ये भी बिग O ऑफ 1 ही लेगा टाइम। क्यों? क्योंकि जो भी f की वैल्यू होगी, यहाँ पर हम r की वैल्यू की बात करे थे, बट यहाँ पर जो भी f की वैल्यू होगी वहां पर ही हम रिमूव करेंगे एलिमेंट को, फर्स्ट वाले एलिमेंट को। तो एक स्पेसिफिक इंडेक्स है वहीं पर हम रिमूव करें, इसलिए ये भी कांस्टेंट टाइम लेगा। अगर हम पीक की बात करें तो ये भी, इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 रहेगी। क्यों? क्योंकि हम f वाली जो भी वैल्यू है उसे ही प्रिंट करा रहे हैं ना, उसे रिमूव ना ऐड कर रहे हैं, बट प्रिंट तो करा रहे हैं। तो वो भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर जो भी होगा वैल्यू प्रेजेंट f पर उसे प्रिंट कराएंगे, तो ये भी बिग O ऑफ 1 ही टाइम लेगा। अब अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले बिग O ऑफ n टाइम लेगा। क्यों बिग O ऑफ n टाइम लेगा? क्योंकि ये आइटरेट कर रहा है, ठीक है। आइटरेट कहाँ से कहाँ तक की कर रहा है? f से लेकर के r तक के जाएगा ये, इसलिए ये बिग O ऑफ n टाइम लेगा, बिग O ऑफ n। आई होप आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में। कमेंट्स में बता देना कैसा लगा वीडियो, और कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना। बाकी सभी टॉपिक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारी प्रैक्टिस की सीरीज़ भी चल रही है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाकर देख लीजिएगा। मैंने सभी टॉपिक्स आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाएं। आई कैन गारंटी यू अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा हर एक टॉपिक, और कहाँ पर क्या कोड लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, ये भी समझ आ जाएगा। डायग्राम के साथ मैंने आपको समझाया है। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बता देना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।